नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने से कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने मुलाकात की और जिसमें निवेश, प्रौद्योगिकी, सहयोग और कौशल विकास को लेकर अहम चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान कनाडा की ओर से उत्तर प्रदेश को एक उभरते हुए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में सराहा गया और उच्चायुक्त ने ग्रीन एनर्जी, एलएनजी और एलपीजी, क्रिटिकल मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने की इच्छा जताई और शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में भी सहयोग पर जोर दिया गया, जिससे स्किल डेवलपमेंट और ग्लोबल टैलेंट एक्सेस को नई दिशा मिल सकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश अनुकूल नीतियों और प्रौद्योगिकी औद्योगिक विकास का जिक्र करते हुए कनाडाई कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने डिफेंस, इंडस्ट्रियल और कॉरिडोर और ब्रह्मोस जैसी परियोजनाओं को राज्य की औद्योगिक ताकत का उदाहरण बताया। दोनों पक्षों ने इस मुलाकात में भविष्य में निवेश और तकनीकी सहयोग और कौशल विकास को और मजबूत करने पर सहमति जताई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कथित तौर पर एक भाजपा नेता की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला सैनी थाना क्षेत्र के आजुआ इलाके का बताया जा रहा है, जहां भाजपा नेता राजू गौतम पर एक विधवा महिला के साथ अभद्रता और मारपीट का गंभीर आरोप लगा रहे हैं और वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि महिला के साथ बदसलूकी की जा रही है और उसके बच्चे को थप्पड़ मारा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद एक बेशकीमती जमीन को लेकर पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी नेता पर जबरन जमीन अपने नाम करने का दबाव बना रहा था। जब महिला ने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया और महिला ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा और क्या आरोपी पर सख्त कार्रवाई होगी। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहन लालगंज कोतवाली क्षेत्र में एसटीएफ टीम ने गांजे की एक बड़ी खेप बरामद की है। जानकारी के मुताबिक यह गांजा उड़ीसा से एक कंटेनर में छिपाकर लाया जा रहा था, जिससे मोहन लालगंज के रास्ते कानपुर ले जाया जा रहा था। तस्करों ने बेहद सटीक तरीके से कंटेनर में केविटी बनाकर उसमें गंजा छुपाया जाया था और ताकि पुलिस और जांच एजेंसियों की नज़र में बचा जा सके। एसटीएफ की सतर्कता से इस तस्करी की खुलासा हुआ और मौके पर करीब 60 क्विंटल 33 किलोग्राम गंजा बरामद किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मोहनलालगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है और आगे की जांच जारी है। पटना से राजनीति की बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय सरावागी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। संजय सरावागी ने कहा है कि पूरे देश में कांग्रेस के भगदड़ मची हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 3 विधायक मतदान तक में शामिल नहीं हुए।
उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस भाजपा का विरोध करते करते अब देश का ही विरोध करने लगी है। साथ ही उन्होंने यहां भी दावा किया कि आज लोग बड़ी संख्या में भाजपा से जोड़ना चाहते हैं क्योंकि पार्टी देश हित की बात करती है। संजय सरावागी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जब वहां अपने नेताओं को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी नहीं रहना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी पर गंभीर मुद्दों पर गंभीरता से बात न करने का आरोप भी लगाया। असम ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। अभी आपने देखा राज्यसभा का चुनाव हुआ, बिहार में कांग्रेस के 3 माननीय विधायकों ने मतदान तक में हिस्सा नहीं लिया, चाहे वह हरियाणा में चुनाव हुआ हो, चाहे उड़ीसा में हुआ हो, चाहे असम में हो या पूरे देश में हो। जो हालत कांग्रेस की है या कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, उनका अनर्गल बयान, उनका इस युद्ध के स्थिति में गंभीरता से बयान नहीं होना और जो हालात हैं, मैं बार बार यह बात कहता हूं कि कांग्रेस भाजपा का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी और आज जो पूरे देश की स्थिति है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उनकी पूरे वैश्विक स्वीकारता तो है ही और पूरे देश के लोग आज जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं और आज युद्ध के परिस्थिति में भी आपस में ईरान, अमेरिका और इजराइल लड़ रहे हैं, लेकिन जब भारत का मामला आता है तो इजराइल भी कहता है हमारे मित्र देश हैं और ईरान भी बोलता है कि हमारे मित्र देश हैं और भगदड़ मची हुई है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति वो ऐसे दल में नहीं रहना चाहेगा जहां राहुल गांधी के बयानों से, कांग्रेस के क्रियाकलापों से ऐसी स्थिति बन रही है। इसलिए कांग्रेस, आप आसाम में भी देखा, उनके 1-2 बहुत बढ़िया नेता जो लोकसभा में सदस्य थे, उनके पार्टी के प्रमुख नेता थे, वो छोड़ रहे हैं कांग्रेस और भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में कोई भी रहना चाहता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज देश हित की बात करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश हित की बात करते हैं, स्वीकारता है उनकी, पूरे देश में स्वीकारता है। इसलिए कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और जब अपने नेता को समेट के राहुल गांधी जी नहीं रख सकते हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहना चाहिए। वो गंभीर बातें नहीं करते। इतने बड़े दायित्व में रहने वाले, संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने वाले, अगर उनकी बातें या उनका आचरण अगर गंभीर नहीं है तो कोई भी लोग सोचेगा। इसीलिए आज कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए सभी लोग तत्पर हैं। अहमदाबाद से एक अहम खबर सामने आई है जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कथित लव जिहाद के मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान बीएचपी के गुजरात मंत्री कैलाश राजपुरोहित ने आरोप लगाया है कि हाल ही में एक मामले में एक हिंदू युवती को तय समय से पहले कोर्ट ने बुलाया गया और कथित तौर पर शादी की प्रक्रिया नियमों के विरोध शुरू की गई। उन्होंने दावा किया है कि इस प्रक्रिया में एक सरकारी रजिस्टर और कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध है। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एसआईटी जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रशासन की ओर से मामले की जांच की बात कही जा रही है।
डीएम दफ्तर आए हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या है पूरा मामला सर? आज हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कर्नावती महानगर के सभी कार्यकर्ता, हमारे केंद्रीय अधिकारी श्रीमान माननीय श्री धर्मेंद्र भाई भावानी के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जो अहमदाबाद में जो रजिस्ट्रार कचहरी के अंदर जहाँ मैरिज रजिस्टर्ड होती है, वहाँ 3 तारीख को एक घटना बनी थी, जिसके अंदर हिंदू बहन को कोर्ट के समय से पूर्व 9 बजे वकील के कपड़े पहनाकर वहां बुलाया गया, जबकि कोर्ट 11 बजे खुलता है। और एक गवर्नमेंट रजिस्ट्रार जो मैरिज के लिए ड्यूटी से बाउंड है, 11 की जगह 9 बजे प्रोसेस चालू करता है, और उसको वहां जो एसोसिएट स्टाफ है, जिसमें वसीम नाम का एक आदमी है, वो भी करता है, कुछ वहां के पुलिसकर्मी भी उसको सहायता देते हैं और कोर्ट रूम में उसको पहले प्रवेश देते हैं। तो ये एक बनाव ये साबित करता है, प्रमाणित करता है कि धर्मांतरण इस तरह का लव जिहाद, हिंदू बहन दीकरियों को फंसाकर धर्मांतरण के मुद्दों को एक पूर्वाग्रह युक्त पूर्व आयोजित षड्यंत्र के तहत फंसाकर धर्मांतरण को प्रेरित किया जाता है। और उसमें एक गवर्नमेंट रजिस्ट्रार वो MM सैयद नामक व्यक्ति शामिल है। उसकी पिछली हिस्ट्री ये है कि वो जब नडियाद में पोस्टेड थे तब भी ऐसी बहुत सारी घटना की। अभी कम से कम 10 से 15 के बीच में ऐसी घटनाएं ध्यान में आई है हिंदू समाज के, जिसमें इस व्यक्ति ने पूर्वाग्रह से ग्रसित निर्णय लिए हैं और हिंदू बहन दीकरियों को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए मदद की है। तो ऐसे जिसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, ऐसे व्यक्ति को तत्काल असर से उसको उसके फर्ज से मुक्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ एक SIT जांच की कमेटी गठित की जाए। गवर्नमेंट कायदेसर, यहाँ का होम मिनिस्ट्री, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ FIR लॉन्च करें, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजे। केंद्र सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दे दी गई है। यहां योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030 और 31 तक लागू रहेगी, जिसके तहत करीब 1500 मेगावाट क्षमता के छोटे जल विद्युत प्रोजेक्ट्स स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए कुल 2584 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार के अनुसार इस योजना के तहत 1 से 25 मेगावाट क्षमता वाले प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। खास तौर पर पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा, जहां जल विद्युत की अपार संभावना मौजूद है। पूर्वोत्तर और सीमावर्ती जिलों में केंद्र सरकार वित्तीय सहायता भी देगी, जो प्रति मेगावाट 3.6 और करोड़ रुपए या कुल लागत का 30% जो भी कम होगी। प्रति प्रोजेक्ट अधिकतम 30 करोड़ रुपए तक की सहायता तय की गई है। इस योजना से निर्माण के दौरान करीब 51 लाख पर्सन डे और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं संचालन और रखरखाव में भी स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यह योजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में विकास को नई गति देगी। आज एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वो है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये रन ऑफ द रिवर, यानी बिना बांध बनाए, बिना बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट किए, एनवायरमेंटल इश्यूज जो आते हैं उनके बिना रन ऑफ द रिवर के फ्लो के साथ ही किस तरह से पावर जनरेट किया जाए, उस कॉन्सेप्ट को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। और इसमें देश भर में करीब 7000 साइट्स आइडेंटिफाई हुई है, जहां पर रन ऑफ द रिवर 21,000 मेगावाट कैपेसिटी क्रिएट की जा सकती है स्मॉल हाइड्रो पावर से। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और एक स्मॉल लोकल एरिया में, और कॉस्ट भी बहुत कम आती है, 4.5 से 5.5 रुपए
पर यूनिट कॉस्ट इसमें पावर जनरेशन की आती है, कैपिटल कॉस्ट भी कम है और जो प्रोजेक्ट को लगाने का समय है वो भी कम है। तो इस प्रोजेक्ट को आज अप्रूव करने से दुनिया में कई देशों में इस तरह के प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे तरीके से चलते हैं, चाहे ब्राज़ील हो, कनाडा हो, स्विट्जरलैंड हो, स्वीडन हो, कई देशों में इस तरह के रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो आज भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम को अप्रूव किया है। इसमें 1 मेगावाट से 25 मेगावाट की कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स बनेंगे और टोटल आउटले 2585 करोड़ रुपीस का है। और मेन चीज ये है कि इसमें एक नए तरीके से काम करना सीखेंगे। और अपने देश में तो नदियां हजारों हैं, तो नदियां भी हैं कई पहाड़ी समय में, मतलब बेसिकली मानसून के समय में जो पहाड़ी नाले हैं उसमें भी बहुत अच्छा फ्लो से पानी आता है। तो उन सब का उपयोग एक बार ये इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो जाए तो उन सब का उपयोग इसमें किया जा सकता है। इसके लिए टर्बाइंस छोटी बनती है और टर्बाइंस के साथ ही साथ एक बड़ा रगेड रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, क्योंकि हर वक्त कोई व्यक्ति जाके मेंटेन वहाँ पे ना कर पाए, फिर भी काम चलता रहे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्कीम को बनाया गया है और इससे देश भर में जो खासकर रिमोट एरियाज हैं उन सब में इसका बेनिफिट होगा और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें भी बहुत बेनिफिट होगा। और देश में एक ये नए तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ पावर जनरेशन बनेगा। आप सब जानते ही हैं कि भारत उन बहुत कम देश ऐसे हैं जिसमें पावर जनरेशन कैपेसिटी मोर देन 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से आ चुकी है, जो कि हमारे समकक्ष देश हैं। उन समकक्ष देशों में बहुत कम देशों में इस तरह का पावर जनरेशन कैपेसिटी रिन्यूएबल्स है। उसी स्टेप में एक और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप लिया गया है। इन सब प्रोजेक्ट्स के बनने से करीब 4.3 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा। तो ओवरऑल साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरे टर्म में बहुत अच्छे फैसले लिए गए। रेलवे के 1,84,000 करोड़ के, हाईवे के 2.5 लाख करोड़ के, मेट्रो के 1,31,000 करोड़ के, एयरपोर्ट्स 5 नए एयरपोर्ट्स बनाने का फैसला लिया गया 9,000 करोड़ रुपए के, एक मेजर पोर्ट फॉर शिपिंग रिफॉर्म के करीब 1.5 लाख करोड़ के। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जरूरी रहिए होम बिल टीवी भारत के साथ।